हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे। ऑलरेडी हमने 4 इम्पॉर्टेंट जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया था। तो फिफ्थ जो है वो है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है कि यहाँ पर इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी बिजनेसमैन को ये मानकर चलना चाहिए कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन उसको है ना लॉसेस हुए हैं करके वो उसको प्रोवाइड कर उसे है ना प्रोविजंस करने चाहिए पॉसिबल लॉसेस के लिए, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वी हैव टू एंटिसिपेट, मतलब हमें एंटिसिपेट करना होगा, हमें ये मानकर चलना होगा कि नो प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन जितने भी है ना पॉसिबल मतलब होने जो भी लॉसेस होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, उन सब के लिए प्रोविजंस हमें करना बहुत जरूरी होता है। इट एनकरेजेस, इसका क्या बेनिफिट है, तो इट एनकरेजेस सर्टेन सीक्रेट रिजर्व्स। तो इससे क्या होता है ऑटोमेटिकली है ना रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन हो जाता है बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजंस टू प्रिवेंट लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए एक्सेस प्रोविजंस जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली है ना रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व्स है वो मोटिवेट हो जाता है, एनकरेज हो जाता है। इट इज मेड, सीक्रेट रिजर्व्स आर मेड ड्यू टू दिस पॉलिसी। नाउ द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, हाँ इनकम स्टेटमेंट में लोअर इनकम दिख सकता है। एंड द बैलेंस शीट ओवर स्टेट्स द लायबिलिटीज, बैलेंस शीट लायबिलिटीज को ओवर स्टेट कर सकती है, अंडर स्टेट कर सकती है एसेट्स को। बट दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग, ये जो पॉलिसी है कंजर्वेटिज्म की, इज आस्किंग द अकाउंटेंट, ये है ना इस पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि जो अकाउंटेंट है ना वो सेफली प्ले कर सकता है वाइल राइटिंग द अकाउंट्स, जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट डाउन करता है तो टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट्स। तो यहाँ पर पॉसिबल लॉसेस को मतलब जरूर से रिकॉर्ड करना है। अगर एक बार प्रॉफिट को हमने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया चलता है, बट हम वी हैव टू मेक द प्रोविजंस फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजंस करना, रिजर्व्स रखना बहुत मस्ट होता है। ऑटोमेटिकली फिर प्रॉफिट तो अर्न हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री, मान लीजिए जो बचा हुआ माल है फैक्ट्री में वो 25,000 का उसका कॉस्टिंग आ रहा है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 25,000 है। एंड उसकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट रेट है वो 35,000 है, मार्केट प्राइस इज 35,000। लेकिन है ना इसका रूल है कि हम है ना विच एवर इज लेस, मतलब भले मार्केट प्राइस कम हो चाहिए तो है ना कॉस्ट प्राइस कम हो, हमको है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसके पीछे रूल है कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए विच एवर इज लेस वाला रूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब रिकॉर्ड होगा तो 25,000 जो लोएस्ट होता है ऑफ ऑल, तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 25,000 दिख रही है। व्हेन वी कंपेयर 25,000 एंड 35,000 तो 25,000 वो लोएस्ट वैल्यू दिख रही है। तो वाइल रिकॉर्डिंग द बुक्स, इन द बुक्स द वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रिकॉर्ड करने के टाइम पे हम 25,000 रिकॉर्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द विल बी कंसिडर्ड बीइंग द लोएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे 25,000 है वो लोएस्ट है। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग हायर प्राइस, हम हायर प्राइस को कंसिडर ना करने के बजाय हम लोअर प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे। ना अभी ऐसा हो सकता था यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 है एंड मार्केट 25 है, तो आप मार्केट प्राइस 25,000 है वो 25,000 ही आप लेते, क्यों, आपको अमाउंट को कंपेयर करना है, जो भी अमाउंट कम है, जो रेट कम रेट है वो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। नाउ 6th वन इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, तो गोइंग मतलब रनिंग, रनिंग चलते रहना, चलते रहने वाला। देखो मतलब मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा स्मॉल यहाँ पे एग्जांपल दूं। आप मान लीजिए कि है ना आपके पास स्कूटी है, वो पुरानी हो गई और आपके डैडी ने वो स्कूटी सेल कर दी। तो स्कूटी सेल करना, आपने एक ट्रांजेक्शन किया, तो एक ट्रांजेक्शन से कोई बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं, राइट, हमारे कोई बिजनेस नहीं किया है हमने वो। तो यहाँ पर है ना बिजनेस मतलब वो गोइंग कंसर्न होना चाहिए, कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन होते रहने चाहिए। तो यहाँ पर इट इज अ बेसिक अजम्पशन है, एज्यूम करते हैं हम कंडीशन दैट द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर, वो फ्यूचर में भी वो ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगा। लेकिन यही अगर स्कूटी कोई रीसेल करने, मतलब जो पुराने स्कूटीज परचेज करके और उसको रिपेयर करके फिर रीसेल करने का अगर कोई बंदा काम करता है तो उसके लिए वो बिजनेस हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजेक्शन से वो है ना हमारे लिए वो बिजनेस नहीं होता है अगर हम सेल करते हैं तो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट
ये इन्फ्लुएंस करता है, ये इफेक्ट डालता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन में भी इसका इम्पैक्ट होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जितने भी खर्चे देने बाकी है, बकाया है, देने बाकी है, डोर के बाहर खड़े हैं लेने के लिए, और हमने अगर एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिए, एडवांस में हमने पेमेंट किया है। एंड एक्रूड एंड अनअर्न्ड जो रेवेन्यूज होते हैं, एक्रूड मतलब जो मतलब हम आउटस्टैंडिंग है लेकिन हमने अभी तक हमारे पास अनअर्न है, अभी तक हमने अर्न नहीं की, ये सबको यहाँ पर गोइंग कंसर्न के अंडर में हम इसको कंसिडर करते हैं। इस पे इम्पैक्ट डालता है गोइंग कंसर्न, उस मतलब रनिंग जो हम मानते हैं कि ये कंटिन्यू फ्यूचर ऑपरेशंस में भी, फ्यूचर में भी ये चलते रहने वाले एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसकी जो हम जो एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने के टाइम पे जो कॉस्ट होती है एसेट की, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड उसका जो इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू है, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द शॉर्ट पीरियड, अगर छोटे पीरियड के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, इंक्रीज डिक्रीज, तो उसको इग्नोर किया जाता है। हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखते हैं, एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखते हैं। नाउ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो रियलाइजेशन मतलब इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, इधर इट इज रिसीव्ड और अर्न, या ये रिसीव हुई है या अर्न हुई है, उसके हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइज्ड होने पे हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली, जो इनकम है, रेवेन्यूज है, व्हेन सेल आर अफेक्टेड, जब एक्चुअल में सेल हुआ है, इफेक्ट सेल का ट्रांजेक्शन प्लेस किया है, इट इज टुक प्लेस, तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और सर्विसेज को भी, इफ सर्विसेज आर रियली रेंडर्ड देन वी रिकॉर्ड द रेवेन्यूज generated with the sale or services render। तो सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड। इसको हम रिकॉग्नाइज मतलब हमने अर्न किया कब, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हुआ है, irrespective of the fact whether the cash is received or not। अभी ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली उसका कैश रिसीव होता है हमको या नहीं होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट जो सेल या सर्विस देने का जो ट्रांजैक्शन है वो रियल में वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे और हम इसको है ना अज्यूम करके नहीं लेंगे कि हाँ अज्यूम दैट है ना हमारा 30,000 का टर्नओवर हुआ, दैट अजम्पशन नहीं करेंगे हम। बट वो एक्चुअल में इन रियलिटी द सेल और द सर्विस रेंडर शुड बी डन। नाउ यहाँ पे जैसे कंपनी गेट्स ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख की गुड्स का सेल का उसको ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर मिला है, अब आपको देखना है कि ऑर्डर में से कितना डिलीवर हुआ है। सेल ऑफ गुड्स के लिए उस मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला, 1 लाख रुपीज का ऑर्डर मिला गुड्स सेल करने के लिए, लेकिन कंपनी एक्चुअल में कितना कंपनी डिलीवरी दे सकती है, डिलीवर कर सकती है गुड्स, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा पर्टिकुलर ईयर में। तो यहाँ पे गुड्स या पर्टिकुलर मंथ में, तो मई में ऑर्डर मिला, मई मंथ में ऑर्डर मिला, गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड, लेकिन है ना खाली 60,000 के गुड्स सेल कर पाए एंड डिलीवर कर पाए बाय द 2017 जून तक। तो यहाँ पर एंड कैश रिसीव्ड फॉर 60,000 इन सितंबर, और कैश है ना रोकड़ा सितंबर में रिसीव हुआ बंदे को। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द जून 2017। तो हम है ना सेल को 2017 में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये 2017 में हम डिलीवर कर चुके थे। भले कैश है ना वो नेक्स्ट मंथ में या उसके बाद में वो रिसीव हो रहा है, लेकिन वो करंट ईयर 2017 का जो जिस मंथ में वो सेल हुआ है वो सेल उसी मंथ में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे एक्चुअल में डिलीवरी हो चुकी, गुड्स डिलीवर कर दिए गए जून 2017 को। तो ये जो सेल का ट्रांजैक्शन है, भले इसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हम है ना इस सेल को है ना प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, वो हम 2017 जून में प्रेजेंट करेंगे। नाउ 8th वन एक्रूअल बेसिस। नाउ इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्रूज। एक्रूज मतलब अर्न की जाती है, जब हम अर्न करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू मतलब बिकम पेबल, जब उसे पे किया जाता है इट बिकम्स पेबल। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, अगर वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, करंट ईयर अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे अगर रिलेटेड है वो, तो आर टू बी कंसिडर्ड। तो हम उसको करंट ईयर में कंसिडर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
फैक्ट भले उसका हमको है ना जो रेवेन्यू रिसीव होना है वो हुआ या नहीं हुआ, या हमने पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन अगर वो करंट ईयर रिलेटेड है तो हम उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अ कंपनी इन्वेस्टेड 1 लाख विथ द बैंक में है ना 1 लाख है ना कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, 1 अक्टूबर 2015 को इन्वेस्ट किया, एंड बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन इट्स मैच्योरिटी पे है ना बैंक इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज 30 सितंबर 2016 को है ना बैंक है ना क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये है ना जो इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2015, हम इसको 2015 में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड 2015-16 में हम इसका जो मतलब इसका जो एकेडमिक ईयर वो एंड होता है, वो होता है 31 मार्च 2015 को एंड होगा। तो 31 मार्च 2015 को एंड होगा, तो उसके हिसाब से 31 मार्च 2015 तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो हमको ऐड करना होगा इस मतलब करंट ईयर 2015-16 के रिकॉर्ड में हम उसको ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। तो जब हम ड्यूअल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू, ये ड्यूअल मतलब डबल इसका इफेक्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट मतलब डबल इफेक्ट, ड्यूअल मतलब डबल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अक्षय स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैश, अगर अक्षय ना कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 5 लाख रुपीज कैश से उस बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऑन वन हैंड द बिजनेस गेट्स कैश, तो एक हाथ है ना बिजनेस को कैश रोकड़ा मिल रहा है, मतलब बिजनेस को हम है ना सेपरेट लीगल एंटिटी करके कंसिडर करते, राइट। ऑन द अदर हैंड है ना उसकी लायबिलिटी है वो अराइज हो जाती है, दूसरी तरफ उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो जो कैश है वो तो एसेट है, एंड जो लायबिलिटी है मतलब जो उसको जो कैपिटल करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अक्षय ने कैपिटल दिया है करके, तो लायबिलिटीज के अंडर उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बैलेंस शीट होती है वो भी बैलेंस हो जाती है, तो उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट एवरी डेबिट, हर एक डेबिट की उसकी करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, इक्वल अमाउंट की क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी उसकी होती है, डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री भी होती है, हर एक ट्रांजैक्शन की डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री होती है। जैसे आपको मैं जनरल एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पापा की सैलरी आई या मम्मी की सैलरी आई, तो सैलरी है ना मम्मी के अकाउंट में तो क्रेडिट होगी, और जहां जहां जो इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन के बैंक अकाउंट से वो डेबिट होगी। तो डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री है ना वो पैरेलल चलती है, करस्पॉन्डिंग एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है हर एक ट्रांजेक्शन का। सो दिस इज द बेस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, एंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से हम बोलते हैं कि बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है arises, that is कैपिटल प्लस। तो ये जो एग्जांपल है कि भाई कैपिटल दिया प्लस है ना लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी हुई यहाँ पे, कैपिटल लायबिलिटी हुई, दूसरी कोई लायबिलिटीज फिलहाल हमारे सामने नहीं है यहाँ पर, खाली हम इस एंट्री को ले रहे, तो कैपिटल के जगह पे हम 5 लाख लिखेंगे एंड एसेट्स के जगह पे हम 5 लाख, क्योंकि कैश एसेट होता है, और यहाँ पे 0 लायबिलिटी करके हम लिखेंगे, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट होता है, तो ये बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। आगे हम इसको जाकर अच्छे से हमको इन कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली हम सीखने वाले हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट को। ये तो बेसिक्स है अकाउंट्स का, पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं। नाउ 10th वन इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, ट्रांसपेरेंसी रखना। तो जितने भी द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। सो द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड जो कंसर्न पार्टीज है उनको जो है ना अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है पर्टिकुलर कंपनी की, पर्टिकुलर फर्म की, वो ट्रूली एंड फेयरली उनके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। सो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड वेरी ऑनेस्टली टू ऑल द यूजर्स, मतलब जो भी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं कंपनी के, जिनसे भी पाला पड़ रहा है कंपनी का, क्रेडिटर्स हो, उसके इन्वेस्टर्स हो, और उसके जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो जहाँ पे उनको टैक्स पे करना है, तो वह हर जगह पे कंपनी के जो है ना ट्रांजेक्शन्स है, कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, मस्ट है। द फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, मीन्स द बैलेंस शीट, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, बिजनेस बैलेंस शीट होती है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स बिजनेस का रिजल्ट क्या है,
बिजनेस का रिजल्ट क्या है, तो परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस रिजल्ट जिसमें कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है एंड लॉस कितना हुआ है, एंड बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ये सब जगह पे ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, घपला नहीं होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड शुड बी, जो भी डिस्क्लोज की जाती है प्रेजेंट की जाती है शुड बी रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए एंड कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेरेबल, दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए रिकॉर्ड्स में। ना 11th वन इज मेटेरियलिटी। तो मेटेरियलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये रूल के हिसाब से कन्वेंशन के हिसाब से, ये कन्वेंशन मतलब हम जो जनरली हम ट्रेडिशनली जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सिस्टम को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज करना चाहिए ऑल मटेरियल आइटम्स, जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करें, मतलब कौन यूज करेगा, तो भाई उसमें जो क्रेडिटर्स है, बिजनेस के जो क्रेडिटर्स है, बिजनेस में जो पैसा लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो सब इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, तो दे नीड टू नो अबाउट द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके सामने रखने जरूरी होते हैं कंपनी को। सो हेंस एनी आइटम, जो भी आइटम है विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इज नॉट रिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है यूजर्स के लिए, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस है टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो द टर्म मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस, कितने अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं, बिजनेस का साइज क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस, फिर उसका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन मेकिंग डिसीजंस लेने के टाइम पे पर्सन को कौन कौन से इसको है ना मटेरियलिटी, उसको पॉसिबल मटेरियलिटी उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो सब बहुत मस्ट होता है कंपनी के लिए। सो एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन, मतलब यूजफुल टू वन पर्सन, मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन, दूसरे के लिए वो है ना यूजलेस भी हो सकती है, उसके लिए बिना काम की भी हो सकती है। तो इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसको आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके लिए कितनी यूजफुल है, ये उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड होने चाहिए। तो जितने भी इमटेरियल है वो इररिलेवेंट है, इमटेरियल है, उसे प्रोवाइड करना कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं होता है, खाली बंदे के लिए जिसके लिए जितनी जरूरत है उतना ही कंपनी को उसे प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो यूजुअली हम यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट होता है किसी भी कंसर्न का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर के लायक हो उतना ही, उसको मिसलीड करने वाली नहीं होनी चाहिए, हम सिंपली ये बोल सकते हैं उसको मिसलीड करने वाली नहीं होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो उसको प्रोवाइड करना जरूरी है फर्म को, कंपनी को, पर्टिकुलर कंसर्न बंदे को। देन नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोले तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज, जितने भी रेवेन्यूज है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी इनकम रेवेन्यू है आर मैच्ड विद द एक्सपेंसेस, वो है उसके एक्सपेंसेस से मैच होनी चाहिए इनकर ड्यूरिंग द पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस पीरियड में हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को, इनकम को अर्न करने के लिए जो भी उसके पीछे उसके जो एक्सपेंसेस लगे वो उससे मैच होने चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें मतलब अगर कोई भी बिजनेस कंसर्न अगर किसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए अगर वो कोई खर्चा कर रहा है, वो कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, तो दैट एक्सपेंसेस शुड मैच विद द उसके दैट एक्सपेंसेस शुड मैच विद दैट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि ईच अकाउंटिंग पीरियड हैज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे हम है ना इनकम जनरेट करते हैं, मनी ट्रांजेक्शंस होते हैं, हम इनकम अर्न करते हैं। तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड होनी चाहिए पर्टिकुलर पीरियोडिक कॉन्सेप्ट से, ऐसा नहीं कि हम इट इज मिसलीडिंग और ये मिसमैच हो रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो मैच होनी चाहिए। अगर कंपनी कोई भी खर्चे दिखा रही है अपने
रेवेन्यूज के अगेंस्ट में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मैच ना हो। सो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फिक्सेस द टाइम फ्रेम, तो वो टाइम फ्रेम फिक्स करता है फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस। पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपेंडिचर तो कौन से ईयर में किया और आप उसकी रेवेन्यू कब की कब दिखा रहे हो, या आप रेवेन्यू पहले दिखा रहे हो और एक्सपेंडिचर बाद में दिखा रहे हो। तो मतलब उसकी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के उसमें मैचिंग होनी चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो ऑल द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, इसके लिए सारे के सारे जो एक्सपेंसेस उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे, ओनली जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, इसी के हिसाब से एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि भाई देना बाकी है खर्चा, अगर पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड अगर खर्चा है तो पर्टिकुलर ईयर में वो देना, अगर हमने दिया नहीं है, पेमेंट नहीं किया है, पेएबल है, स्टिल पेएबल, तो भी हमको उसको पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड मतलब एडवांस में अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो उसको हम उस पर्टिकुलर ईयर में हम नहीं दिखाते हैं, उसको फिर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। देन एक्रूड एंड unearned revenues. So also due to provisions are made, provisions मतलब हम reserves रखते हैं, maintain रखते हैं, made for depreciation of a fixed assets, debts etc. relating to the accounting period हम record करते हैं। So thus it matches the revenues and earned during the revenues earned during the accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or losses। हम कोई भी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने के पहले है वो जितने भी एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर की रेवेन्यू से रिलेटेड है, करंट ईयर की जो रेवेन्यू जनरेट हुई है जिस भी वजह से, तो वो सारे एक्सपेंसेस को हमको मेंशन करना मस्ट होता है। अभी यहाँ पे देखिए छोटी सी आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये तो आपने ओसी में मतलब इकोनॉमिक्स में, ओसी में सब जगह आप थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करने वाले, तो ये आप आराम से लिख सकते हो। हमने इसको ओसी में स्टडी भी किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट यू फाइंड इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन से लायबिलिटीज एंड एसेट्स हैं उसकी लिस्ट बनानी है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह दूं, एसेट्स मतलब आपके घर में जो फर्नीचर है, जो आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है, तो वो एसेट हो गया। एंड हम जब लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, तो मान लीजिए अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट आपका बाकी है करंट ईयर का, अगर रेंट आपको पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। और अगर किसी से उधार लिया, अगर मान लीजिए आपने घर खरीद लिया है और वो लोन पे है, तो वो बैंक लोन लायबिलिटीज हो गया। तो इस तरीके से आपको इसकी लिस्ट बनानी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी करने वाले हैं एंड इसके साथ में ये शायद हमारा टॉपिक है ना ये कवर अप हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम भागेंगे नहीं चैप्टर्स पे। अभी तो जस्ट आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं पे तो अभी लेक्चर्स शुरू भी नहीं हुए हैं। तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली हम जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं हो स्टडीज़ करने में, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको है ना मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, डोंट बी सेल्फिश। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।